आप आ गए रोहन मुशायर? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। सफर कैसा रहा आपका? जी सफर तो ठीक ठाक था, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बाबूदा है ना? सुबोध अक्सर आपका जिक्र किया करता था। जब से सुबोध बाबू अपने परिवार के साथ विदेश जाकर बस गए हैं, ये बंगला बड़ा सुना सुना सा लगता है। पिछले 2 सालों से मैं ही इस बंगले की रखवाली कर रहा हूँ। यहाँ अकेला पड़ा रहता हूँ और बंगले की देखरेख करता रहता हूँ। फिर आपकी तरह कोई मेहमान आ जाए तो कुछ दिनों के लिए मेरा जी भी बहल जाता है। उनके चले जाने के बाद अपनी उसी पुरानी तन्हा जिंदगी में वापस लौट जाता हूँ। काफी थक गया हूँ, बंगले के अंदर नजर घुमाते हुए रोहन ने कहा। दिल्ली से कोलकाता तक की फ्लाइट तो बड़ी आरामदायक थी, मगर हवाई अड्डे से इस छोटे से कस्बे तक की कार यात्रा ने मुझे थका दिया है। अब मैं जरा आराम करना चाहता हूँ। जी जरूर, आइए ना, आपका कमरा इस तरफ है। बाबूदा आगे बढ़े और रोहन उनके पीछे चल पड़ा। आपके कमरे में गर्म पानी रखवा दिया है, आप नहा लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देता हूँ। मैं खाना खाकर आया हूँ, रोहन ने कमरे की एक एक चीज को बड़े गौर से देखते हुए कहा। अच्छा तो फिर आप आराम कर लीजिए, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। बाबूदा ने हाथ जोड़े और वहाँ से चल दिए। उनके जाने के बाद रोहन ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अपना सूटकेस खोलकर उसमें से कुछ कपड़े और तौलिया निकाला और कमरे में मौजूद बाथरूम में नहाने चला गया। गर्म पानी में नहाने से रोहन की थकान काफी कुछ मिट गई थी। उसने कमरे की खिड़की खोली तो देखा कि बाहर घना अंधेरा था। आस पड़ोस के घरों से आता मध्यम सा प्रकाश अंधेरे की इस घनी चादर को यहाँ वहाँ से चीरने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा था। रोहन ने अपने जेब से सिगरेट निकाली और माचिस जलाकर उसे सुलगाया। कश लेता हुआ वो खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगा। सुबोध बनर्जी से रोहन की दोस्ती कॉलेज के दिनों में हुई थी। अभी चंद रोज पहले ही रोहन की पोस्टिंग पश्चिम बंगाल के एक छोटे से कस्बे में हो गई थी। सुबोध भी इसी कस्बे का रहने वाला था, इसीलिए उसने रोहन के रहने का इंतजाम अपने बंगले पर कर दिया। सुबोध का बंगला पुराना जरूर था, मगर उसमें सभी आधुनिक सुविधाएं थी। सिगरेट को बुझाकर रोहन पलंग पर लेट गया। अपने बैग से उसने एक उपन्यास निकाला और उसे पढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों के बाद उसकी पलकें भारी होने लगी, लेकिन उपन्यास बड़ा दिलचस्प था, इसीलिए नींद की परवाह किए बिना रोहन उसे पढ़ता रहा। मगर इस बीच वो कब नींद के आगोश में चला गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। अचानक रोहन की आंख खुल गई और उसने चौंकते हुए अपने आसपास देखा। कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। दरवाजा अंदर से बंद था और बाईं तरफ की खुली खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। रोहन के माथे पर शिकन पड़ी और वो उठकर पलंग पर बैठ गया, जैसे किसी गहन चिंता में हो। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा हो और उसी आवाज ने रोहन को नींद से जगा दिया था। लेकिन चारों तरफ तो सिर्फ सन्नाटा था। रोहन सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। नहीं, वो ख्वाब तो नहीं हो सकता। रोहन खुद से बोला, मैंने बिल्कुल साफ साफ सुना था किसी को अपना नाम पुकारते हुए, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? रोहन ध्यान लगाकर सुनने लगा, मगर सिवाय झिंगुरों के शोर के उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब उसे कुछ सुनाई नहीं दिया तो रोहन को यकीन हो गया कि उसे वहम हुआ है। वो दोबारा पलंग पर लेट गया और कमरे की बत्ती बुझा दी। कमरे में अंधेरा होने की देर थी कि रोहन ठिठक कर उठ बैठा। उसके कांपते हाथों ने खुद ब खुद बत्ती जला दी। उसकी दिल की धड़कनें तेज थी और वो हाँफ रहा था।
अगले ही पल वो पलंग से नीचे उतरा और पैरों में चप्पलें पहन ली। पलंग के पास रखी कुर्सी पर पड़ी शॉल ओढ़कर उसने अपना दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चला गया। रोहन के कमरे के दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर हॉल में सोए बाबूदा की नींद टूटी। वो आंखें मलते हुए उठ बैठे और हॉल की बत्ती जला दी। बाबूदा ने रोहन को हड़बड़ी में बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ते देखा। रोहन मोशाय? बाबूदा ने हैरान होकर पूछा। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने अभी अभी किसी की आवाज सुनी। रोहन ठिठक कर रुक गया। शायद बाहर कोई आया है। नहीं, दरवाजा मत खोलिए। बाबूदा फौरन खड़े हो गए और रोहन की तरफ आगे बढ़े। पहले ये बताइए कि आपने किस तरह की आवाज सुनी? किसी लड़की की आवाज थी, रोहन ने सोचते हुए कहा। वो मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहते हुए बाबूदा के चेहरे का रंग उड़ गया। आप तो पहली बार यहाँ आए हैं ना? ना आप यहाँ किसी को जानते हैं, ना आपको कोई जानता है। फिर कोई आपका नाम लेकर आपको आवाज कैसे दे सकता है? मगर उससे भी अजीब बात यह है बाबूदा कि वो आवाज मुझे बड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। रोहन ने चिंतित स्वर में कहा। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। बाबूदा के माथे पर चिंता की कई सारी रेखाएं उभर आई थी। मतलब? आश्चर्य से रोहन ने पूछा। आप कहना क्या चाहते हैं? हो सकता है कि इसमें किसी शैतानी शक्ति का हाथ हो, बाबूदा धीमी आवाज में कहने लगे। आपने निशी डाक के बारे में सुना है? नहीं तो? रोहन ने सिर हिलाया। वो क्या होता है? हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि निशी यानी रात को आत्मा अपने शिकार को 2 बार आवाज देती है। आमतौर पर वो अपने शिकार के किसी प्रियजन की आवाज निकालकर उसे पुकारती है, लेकिन वो 2 से अधिक बार आवाज नहीं दे सकती। इसीलिए कहते हैं कि रात को तीसरी बार किसी की आवाज आने पर ही उसका जवाब देना चाहिए। मैंने भी 2 बार ही अपना नाम सुना था। रोहन नहीं जानता था कि ये सब कुछ क्या है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में कपकपी आ चुकी थी। तो फिर आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, दरवाजे की तरफ देखते हुए बाबूदा बोले। अगर उसने तीसरी बार भी आपको आवाज दी ना, तो ही आप उसका जवाब देना। हालांकि रोहन भूत प्रेत जैसी बातों को नहीं मानता था, मगर ना जाने क्यों आज बाबूदा की बातों पर विश्वास करने का उसका मन कर रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। जोरों से धड़कते दिल और चढ़ती सांसों को काबू में करने के लिए संघर्ष करते हुए वो उस तीसरी पुकार का इंतजार करने लगा। पल पल करके रात बीतती चली जा रही थी, मगर उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। दूर क्षितिज पर जब सूरज की लालिमा दिखने लगी, तब जाकर रोहन की आंख लग गई। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नया है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दिन भर घर बैठे बैठे ऊब जाने की वजह से रोहन शाम को टहलने निकल पड़ा। अगले दिन सोमवार था और रोहन को अपनी नई कंपनी में चार्ज लेना था। उसने सोचा एक बार ऑफिस जाना शुरू कर दिया तो फिर ना जाने कब घूमने फिरने का वक्त मिलेगा। इसीलिए वो रविवार की शाम अकेले ही सैर पर निकल पड़ा। न जाने क्यों उसे वो गलियां बड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। वो बिना देखे ही जान जाता था कि अगले मोड़ पर कौन कौन सी दुकानें हैं। उसे पता चल जाता था कि कौन सी गली आगे चलकर किस सड़क पर खुलती है। किसी राहगीर से पूछे बिना ही वो ये जान जाता था कि कौन सी सड़क उसे कहाँ लेकर जाएगी। उसके आसपास से गुजरने वालों में से कुछ लोग उसके सामने देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे वो उसे पहले से जानते हो। रोहन को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है।
शाम ढल चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा अपनी बाहें पसार रहा था। तभी उसकी नजर कस्बे की भीड़ भाड़ से दूर एक वीरान कोने में बेजान से खड़े एक कारखाने पर पड़ी। कारखाने की दुर्दशा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से बंद पड़ा है। उसे देखते ही रोहन को ऐसा लगा कि वो इस कारखाने का चप्पा चप्पा जानता है, जैसे वहां उसका रोज का आना जाना था। उसके कदम खुद ब खुद ही उस कारखाने की तरफ आगे बढ़ने लगे। उसने जंग लगे लोहे के गेट को धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। कारखाने में हर जगह सूखे पत्ते और घास फूस भरी पड़ी थी। दीवारों की रंगत फीकी पड़ चुकी थी और खिड़की दरवाजों की लकड़ियों को दीमक खोखला कर चुके थे। धूल मिट्टी की जमी परतें और मकड़ी के जाले कारखाने को एक भयानक रूप दे रहे थे। रोहन खुद भी नहीं समझ पाया कि वो क्या वजह थी जो उसके कदमों को खींचकर कारखाने के पीछे की तरफ ले गई। वहां एक सुदूर कोने में एक बड़ा विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के पास पहुंचकर रोहन रुक गया और जैसे ही उसने नजरें उठाई वो बस उस पेड़ को देखता रह गया। उस पीपल के पत्तों से गुजरकर आती हवा न जाने उसके कानों में क्या फुसफुसाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उन पत्तियों के बीच से उसे एक भयानक आकृति दिखाई दी। वो चेहरा एक लड़की का था जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसके गालों पर जहां तहां गहरे जख्मों के निशान थे और साथ ही उसमें से मांस के सड़ने की गंदी दुर्गंध आ रही थी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा आपस में उलझे घुघराले बालों से ढका हुआ था। उसके दांत किसी खूंखार जानवर की तरह पैने थे। उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो धुएं से बना हो। रोहन को ऐसा लगा जैसे उसने वो चेहरा और खासकर वो आंखें पहले भी देखी है, मगर तब वो चेहरा शायद ऐसा नहीं था। रोहन को देखते ही वो पारलौकिक शक्ति जोर से करार उठी और उसकी आंखों से खून की नदियां बहने लगी। उसकी करार सुनकर रोहन थर थर कांपने लगा। अपने कानों पर हाथ रख के वो वहां से भागने लगा, लेकिन वो बस कुछ ही कदम भाग पाया था कि उसका सिर दर्द के मारे फटने लगा। रोहन ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, मगर दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही देर में उसके पैर लड़खड़ाने लगे और वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी बेहोशी की हालत में रोहन को ऐसा लगा जैसे उस बंद पड़े कारखाने में कदमों की आहट और मजदूरों की हंसने बोलने की आवाज सुनाई दे रही है। जब उसने नजरें उठाकर देखा तो जो नजारा उसकी आंखों के सामने आया उसे देखकर वो हक्का बक्का रह गया। कारखाने की हालत अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहां थोड़ी देर पहले घास फूस और जंगली बैलें थी, अब वहां साफ सुथरी जमीन थी जिस पर नीले रंग की यूनिफॉर्म पहने कारखाने के मजदूर आ जा रहे थे। तभी कारखाने के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुक गई। उस कार के आगे की सीट से एक अधेड़ उम्र के सज्जन बाहर आए। रोहन उन्हें देखते ही पहचान गया क्योंकि वो सुबोध के मामा जी थे। ये कैसे हो सकता है? अगले ही पल रोहन का माथा ठनका और वो खुद से ही कहने लगा, सुबोध ने तो बताया था कि कुछ साल पहले दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसके मामा जी की मौत हो चुकी है, मगर उसके बाद उसने जो नजारा देखा उससे तो उसके होश ही उड़ गए। सुबोध के मामा ने हंसते हुए कार के पीछे का दरवाजा खोला और उसमें से दो युवक बाहर आए। उनमें से एक सुबोध था और दूसरा रोहन खुद था। रोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सुबोध के मामा जी उन दोनों को अपने साथ अंदर अपने ऑफिस में ले गए। रोहन भी उनके पीछे पीछे ऑफिस की ओर चल पड़ा और कैबिन की खिड़की से झांक कर देखने लगा। मामा जी ने उन दोनों को अपने ऑफिस में बिठाया और कॉफी ऑर्डर की। तभी एक लड़की गरिमा कॉफी लेकर कैबिन में आ गई। वो सुबोध के मामा की सेक्रेटरी थी। अगले ही पल रोहन की आंखों के सामने से सारा नजारा ही बदल गया। उसने खुद को कारखाने के पीछे वाले पीपल के सामने खड़ा पाया। वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रहा था।
और तभी गरिमा वहाँ पर आ गई। दोनों वहीं पर बैठकर बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। इसी तरह एक के बाद एक दृश्य उसकी आंखों के सामने उभर आते और फिर गायब हो जाते। आखिर में उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसके चारों तरफ काली रात का घना अंधेरा फैल गया। उसने खुद को पीपल के ओट में छुपकर बैठा हुआ पाया। रात के सन्नाटे में अचानक से पायलों के खनकने की आवाज सुनकर रोहन सावधान हो गया। पीपल की ओट लेकर वो धीरे से खड़ा हो गया। तभी गरिमा पीपल के पेड़ के सामने खड़ी होकर रोहन का इंतजार करने लगी। रोहन दबे पांव से ठीक गरिमा के पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपनी जैकेट की जेब से एक रस्सी निकाली और पीछे से गरिमा का गला घोटने लगा। खुद को छुड़ाने की कोशिश करती गरिमा जब पीछे मुड़कर देखती है, तभी बादलों के पीछे से चांद निकल आता है। चांद की रोशनी में रोहन का चेहरा देखकर गरिमा के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, मगर रोहन पर तो जैसे खून सवार था। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर गरिमा का गला घोटा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद भी जब गरिमा खुद को नहीं बचा सकी, तो उसने उसी पीपल के पेड़ के सामने अपना दम तोड़ दिया। रोहन ने गरिमा की लाश को उठाया और पीपल के पेड़ के पास पहले से उसने एक गड्ढा खोद कर रखा था, उसी में गरिमा की लाश को डाल दिया और उस पर मिट्टी डालकर गरिमा को वहीं दफन कर दिया। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो फौरन वहाँ से भागने लगा। कारखाने के गेट से बाहर निकलकर वो सड़क पर भाग रहा था। उसके मन में डर बैठ गया था कि कहीं किसी ने उसे गरिमा की हत्या करते हुए देख तो नहीं लिया। वो जल्दी से जल्दी उस जगह से भागकर बहुत दूर जाना चाहता था और इसी हड़बड़ी में उसने सड़क पर दौड़ती गाड़ियों पर ध्यान नहीं दिया और सामने से आती कार से टकराकर रोहन का एक्सीडेंट हो गया। उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी और खून की धाराओं से उसका पूरा बदन नहा गया। रोहन ने एक झटके से आंख खोली और चौंकते हुए अपने आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो बंद पड़े कारखाने के पीछे वाले पीपल के पेड़ के सामने पड़ा हुआ है। अंधेरा गहरा हो चुका था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कितनी देर से इस पीपल के पेड़ के पास बेहोश पड़ा था। वो उठा और तेजी से सड़क की तरफ चल पड़ा। वो सड़क के किनारे खड़ी एक टैक्सी में बैठ गया और वापस सुबोध के बंगले की तरफ चल पड़ा। एक बात तो तय है, टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए रोहन ने सोचा, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, इसीलिए मैं इस जगह को इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता और सुबोध ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि वो मुझे अपने साथ पहले भी यहाँ लेकर आ चुका है। और जिस लड़की गरिमा से मैं इतना प्यार करता था, आखिर मैंने खुद उसका कत्ल क्यों कर दिया। आखिर ये क्या पहेली है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब, आपका घर आ गया। टैक्सी के ड्राइवर की आवाज सुनकर रोहन चौंक गया। वो टैक्सी से नीचे उतरा और टैक्सी का भाड़ा देकर बंगले की तरफ आगे बढ़ गया। बंगले के अंदर प्रवेश करते ही वो सीधा अपने कमरे की ओर चल पड़ा। बाबूदा हॉल में बैठे थे। रोहन को आते देखकर बाबूदा ने उसे कुछ पूछा, मगर रोहन अपनी परेशानी में इतना खोया हुआ था कि उसके कानों पर बाबूदा की बातें पड़ ही नहीं रही थी। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में दाखिल हो गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अपने दिमाग पर जोर डालकर वो अपने अतीत की बातें याद करने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उसकी आंखों के सामने एक और दृश्य उभर आया। उसने खुद को किसी अस्पताल के बेड पर पड़ा पाया। उसके पूरे बदन में पट्टियां बंधी हुई थी और वो काफी तकलीफ में था। उसके सामने अधेड़ उम्र के एक दंपति खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता और दीनता का भाव था। सुबोध भी रोहन के बेड के पास ही खड़ा था। वो बेड पर बैठ गया और रोहन का हाथ अपने हाथों में ले लिया। तू इन्हें भी नहीं पहचानता रोहन? सुबोध ने उस अधेड़ दंपति की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तेरे मम्मी पापा है। सुबोध सब कुछ जानता है, रोहन चिल्लाया। उसका चेहरा पसीने से नहा गया था। सुबोध मेरा सबसे खास दोस्त है। हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते।
मेरी जिंदगी की ऐसी कोई बात नहीं है जो सुबोध नहीं जानता हो। अब वो ही रहस्यों की इस चक्रव्यूह से मुझे बाहर निकाल सकता है। रोहन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और सुबोध को लंदन में फोन लगाया। जैसे जैसे फोन की घंटियां बजने लगी, रोहन के दिल की धड़कनें भी तेज होती गई। अरे रोहन, बोल, कैसा है तू? सुबोध ने फोन उठाते ही पूछा। तुझे मेरा घर तो पसंद आया ना? बाबूदा तेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना तुझे वहाँ? सुबोध, तूने मुझसे ये क्यों छुपाया कि मैं तेरे घर पहले भी आ चुका हूँ? रोहन ने बड़े तीखे स्वर में पूछा। तूने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि तू मुझे अपने स्वर्गीय मामा के कारखाने में भी लेकर गया था। अरे छोड़ना यार, वो सब तो पुरानी बातें हैं। सुबोध के स्वर में घबराहट थी। अब उन बातों में क्या रखा है यार? नहीं, रोहन चिल्लाया। मैं जानता हूँ सुबोध, तुझे बताना ही होगा। तूने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? अंकल आंटी ने मना किया था, सुबोध ने जरा सहमते हुए कहा। दरअसल उनसे तेरा इलाज कर रहे डॉक्टर ने कहा था कि तुझे तेरे एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी ना बताया जाए। तेरी तबीयत सुधर रही थी और तेरी याददाश्त भी धीरे धीरे वापस आ रही थी। डॉक्टर को डर था कि एक्सीडेंट की बात याद आने से तुझे सदमा लग सकता है और इससे तेरी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। और वो लड़की गरिमा, रोहन के चेहरे पर इतनी गंभीरता थी कि कोई भी अगर उसे देखता तो डर जाता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू गरिमा के बारे में नहीं जानता हो। वो रोहन, जिस दिन तेरा एक्सीडेंट हुआ उस दिन सुबह तू गरिमा से मिलने गया था, सुबोध धीमे से बोला। और उसने तुझे बताया कि वो तुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन तू उससे शादी नहीं करना चाहता था। तू पूरे दिन काफी परेशान था। मेरे पूछने पर तूने मुझे ये बात बताई और उसके बाद तू उस रात किसी को भी बिना बताए घर से कहीं चला गया। तूने मुझे भी नहीं बताया कि तू कहाँ जा रहा है। मुझे तो तब पता चला जब देर रात को अस्पताल से फोन आया कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है। तुझे कई दिनों बाद होश आया, मगर तेरे सर पर चोट लगने की वजह से तू अपनी याददाश्त खो चुका था। मैंने फोन करके दिल्ली से तेरे मम्मी पापा को भी बुला लिया, तो वो तुझे विदेश ले गए और तेरा इलाज करवाया। ये उनकी प्रार्थना और मेहनत का फल है कि तू आज बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस लड़की का क्या हुआ? तेरे एक्सीडेंट के बाद उसका भी कोई पता नहीं चला। सुबोध ने गहरी सांस ली और कहा, शायद वो ये जगह छोड़कर कहीं और चली गई होगी। उसके परिवार वालों ने भी उसे बहुत ढूंढा था, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, मगर आज तक उसका कुछ पता ही नहीं चल पाया। ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर रोहन ने तुरंत फोन कट कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो लड़की मरी नहीं है। रोहन ने खुद से कहा। वो लड़की क्या चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूं? ऐसा कभी नहीं होगा। अहंकार और घृणा से रोहन का चेहरा तिलमिला उठा और उसने टेबल को जोरदार लात मारी। उस पर रखा पानी का जग और ग्लास नीचे गिर गए और कांच के टूटने की आवाज कमरे की खामोशी में गूंज उठी। रोहन की आंखों में अब हैवानियत की चमक थी और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। वो बेवकूफ लड़की गरिमा मेरी पत्नी बनने के ख्वाब देख रही थी। उसकी औकात नहीं है कि वो हमारे खानदान की बहू बने। अगर मैं उसे एक बार मार सकता हूँ तो दोबारा ऐसा करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी जोर से आंधी चली और कमरे की खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। उस बहती हवा के साथ एक आवाज कमरे में गूंजी और एक पल के लिए रोहन की सांसें थम गई। रोहन, एक लड़की की आवाज रोहन का नाम पुकार रही थी। ये तो उसी की आवाज है, रोहन ने खुद से कहा। निशी डाक की आड़ लेकर उसका प्लान मुझे डराने का है। उसे लगता है कि ऐसा करके मुझे डरा धमका के वो मेरी पत्नी बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। उसे तो मरना ही होगा। वो मरेगी तो ही मैं बेखौफ होकर जी सकूंगा और अपने पापा के अमीर दोस्त की इकलौती बेटी नैना से शादी कर पाऊंगा। तभी वो आवाज फिर से गूंजी। रोहन। रोहन ने मेज की दराज खोली और उसमें से पिस्तौल निकाली। उसमें फटाफट गोलियां भरी
और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसने पिस्तौल को दाएं हाथ में कसकर पकड़ा और बाएं हाथ से बंगले का दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही उसने जो नजारा देखा, उससे रोहन के हाथ कांपने लगे और पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। रोहन के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और दूर दूर तक गूंज उठी। उस चीख की गूंज के शांत होते ही बाहर का तूफान भी शांत हो गया। अगले दिन सुबह फोन की घंटी सुनकर बाबूदा की आंख खुले। बाबूदा ने रोहन को बीती रात पिस्तौल हाथ में लिए गुस्से में पांव पटकते हुए कहीं जाते देखा था। खाने पर उसकी राह देखते देखते बाबूदा बड़ी देर से सोए थे। फोन की घंटी ने उन्हें जगाया तो उन्हें एहसास हुआ कि दिन चढ़ आया है। रोज बाबूदा सूरज की पहली किरण के साथ ही उठ जाते थे, मगर आज तो उन्हें खबर ही नहीं हुई कि कब सुबह हो गई। फोन की घंटियां लगातार बजती ही जा रही थी। बाबूदा को लगा फोन जरूर रोहन का ही होगा। ये रोहन मोशाई बिना बस कमाल है। फोन की तरफ बढ़ते हुए बाबूदा खुद से ही कहने लगे, पूरी रात न जाने कहां गायब रहे, एक फोन करके इत्तला करने की जहमत भी नहीं उठा सकते। अरे सोचना तो चाहिए ना कि घर पे एक बूढ़ा मनुष्य है, भूखा बैठा उनकी राह देख रहा है, पर नहीं। घंटियां काफी देर से बज रही थी। इससे पहले कि कॉल कट हो जाता, बाबूदा ने लपक कर फोन उठा लिया। हेलो रोहन मोशाय, कहाँ थे आप रात भर? बाबूदा अपनी सारी शिकायतें भूलकर बड़े प्यार से बोले। मैं इंस्पेक्टर बॉस बोल रहा हूँ, एक कड़क आवाज ने जवाब दिया। मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपके घर जो रोहन बाबू रहते थे, उनकी लाश हमें बंद पड़ी बनर्जी मिल्स के पीछे वाले पीपल के पेड़ के पास मिली है। उनकी जेब से मिली आइडेंटिटी कार्ड से हमने उनकी पहचान कर ली है। स्तब्ध खड़े बाबूदा के हाथों से फोन का रिसीवर ही छूट गया। कहते हैं रात के अंधेरे की आड़ लेकर गुनाह ये सोचकर किए जाते हैं कि उन पर कभी रोशनी नहीं पड़ेगी, मगर निशी डाक यानी रात की आत्मा उन गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचा ही देती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल नया है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी, वो भयानक जंगल। आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुझे ट्रैवलिंग और ब्लॉगिंग का बहुत शौक है, इसीलिए मैं अक्सर नई नई जगहों पर जाता रहता हूँ। आज से 2 साल पहले की बात है। सर्दियों का मौसम था। हमारे शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा मकान है, जिसके चारों तरफ एक घना जंगल है। जंगल के बीच से एक सड़क निकलती है जो कि आगे जाकर हाईवे पर मिलती है। उन्हीं जंगलों से 4 किलोमीटर पहले बाइक का शोरूम है, जहाँ से मैंने अपनी बाइक ली थी। एक दिन मुझे अपनी बाइक को सर्विसिंग करवाना था। मैं शोरूम पर पहुंचा, बाइक सर्विस के लिए दी और फिर शोरूम वालों ने कहा कि बाइक की सर्विसिंग में 2 घंटे लगेंगे, तब तक आप अंदर बैठ जाइए। उसी दौरान मेरी मौसी का लड़का संदीप भी वहां आ गया। उसको भी अपनी बाइक के कुछ पार्ट्स लेने थे। मैंने कहा रुक जाओ, थोड़ी देर में मेरी भी बाइक मिल जाएगी, फिर अपन दोनों साथ में ही चलते हैं। हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। बाइक के सर्विसिंग में 1 घंटे की देर हो गई। बाइक जो कि मुझे शाम 5 बजे मिलने वाली थी, मुझे 6 बजे मिली। सर्दियों का मौसम था, अंधेरा घना हो गया था। मैंने संदीप से कहा चल भाई, जंगल के रास्ते से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर शहर के रास्ते से जाएंगे ना तो ट्रैफिक के चलते सुबह ही हो जाएगी। तब संदीप ने कहा अरे पागल है क्या तू, जंगल के रास्ते से जाएगा? मैंने कहा हाँ भाई, उसमें क्या दिक्कत है? उसने कहा क्यों, तुझे नहीं पता? मैंने कहा नहीं भाई। उसने कहा भाई वो रास्ता भूतिया है और आज तक अंधेरा होने के बाद जो भी वहां गया है ना, उसके साथ अजीब चीजें होती है और कितने लोगों की तो जान जा चुकी है। मैं जोर जोर से हंसने लगा और बोला कैसी बातें कर रहा है तू,
हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, यहाँ आदमी चांद पर पहुंच चुका है और तू अभी इन सब बातों में लगा पड़ा है। उसने कहा, भाई जो कुछ भी हो, मैं तो उस रास्ते से नहीं जाऊंगा और ना ही तुझे जाने दूंगा। उसने कहा कि अगर ज्यादा नाटक किया ना तो मैं मौसी से कह दूंगा। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा चल भाई, चल तेरे शहर के रास्ते से चलते हैं, 1 नंबर का डरपोक है तू। फिर वो बोला, नहीं भाई सच में कह रहा हूँ, अगर तुझे विश्वास नहीं है ना तो मैं तुझे उस भयानक जंगल की कहानी सुनाता हूँ आज। फिर हम दोनों वहाँ से चल दिए। मैंने संदीप से हंसते हुए कहा, हाँ भाई बता, अब तेरे भूत चाचा की कहानी भी सुना दे मुझे। संदीप ने कहा, सुन भाई, बात कुछ ऐसी है। लोग कहते हैं कि बहुत सालों पहले उस जंगल के बीच में एक रघु नाम का बर्तन की मरम्मत करने वाला अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था। तब वो जंगल इतना घना नहीं था और ना ही तब वहाँ पर कोई हाईवे था। वो बहुत ही मेहनती था और अक्सर दूर दूर जाकर लोगों के बर्तन ठीक करता था और नए बर्तन बेचता भी था, जिससे उसके घर का खर्च चल जाता था। एक बार उसकी बीवी बहुत बीमार हो गई तो वो अपनी बीवी को नजदीकी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि इसे दिल की बीमारी है और इसका इलाज हमारे यहाँ नहीं हो सकता, तुम इसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाओ। जब वो उसे शहर के अस्पताल में लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 1 लाख रुपए का तो खर्चा आएगा ही। रघु अब सोच में पड़ गया था। वो ये सोच रहा था कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा। वो अपनी बीवी को लेकर घर आ गया। रघु ने सबसे मिन्नतें की, उधार पैसे भी मांगे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जिन जिन लोगों से उसने पैसे मांगे उनमें से कुछ के पास पैसे थे नहीं तो कुछ ने उसे देना नहीं चाहा, क्योंकि उन्हें पता था कि 1 लाख जैसी बड़ी रकम रघु कभी वापस नहीं लौटा पाएगा। फिर थक हार कर वो अपनी बीवी से बोला, क्यों ना हम अपना घर गिरवी रख दे। उसकी बीवी ने कहा, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं मरती हूँ तो मर जाने दो, मेरे बाद भी 2 बच्चे हैं। अगर घर गिरवी रख दिया और पैसा जमा नहीं कर पाए तो हमारे तो रहने के भी लाले पड़ जाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। रघु ने कहा, देखो तुम उसकी चिंता मत करो, मैं पैसा जमा कर लूंगा और आगे से ना तुम मरने की बात मत करना। और अगले दिन वो पास के गांव के सेठ मुंशीधर के पास अपना घर गिरवी रखने के लिए चला गया। सेठ मुंशीधर ने जब उसके घर का मुआयना किया तो उसने देखा कि उसका घर ऐसी जगह पर बना था जहां पर आने वाले समय में हाईवे बनने वाला था। सेठ ने सोचा कि आने वाले समय में इस जमीन की कीमत तो करोड़ों में होगी। तब सेठ मुंशीधर बोला, ठीक है, इसके 1 लाख रुपए तुम ले लो, लेकिन जमीन गिरवी रखने के लिए कुछ कागजी काम करने होते हैं। रघु बोला, मंजूर है साहब, बस आप मुझे बता दो कि मुझे क्या करना होगा। सेठ बोला, कुछ नहीं, बस कुछ कागजात है, उन पर अंगूठा लगाना होगा। रघु बोला, ठीक है साहब, मैं कर दूंगा। सेठ मुंशीधर ने अपनी पहुंच से उस जमीन की बिक्री के कागजात बनवा लिए और अगले दिन रघु को बुलाकर उस पर अंगूठा लगवा लिया और बोला, 1 हफ्ते बाद आकर पैसे ले जाना। जब रघु 1 हफ्ते बाद पैसे लेने पहुंचा तो सेठ ने उसे 40,000 रुपए दिए। पैसे को गिनकर रघु ने कहा, साहब ये तो सिर्फ 40,000 है, बात तो 1 लाख की हुई थी ना। सेठ ने कहा, सुबह सुबह शराब पीकर आया है क्या? हमारी बात सिर्फ 40,000 की हुई थी। रघु बोला, साहब मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, ऐसा मत कीजिए। सेठ बोला, जा भाग यहाँ से, 1 रुपया भी इससे ज्यादा तुझे नहीं दूंगा। रघु बोला, मैं पुलिस थाने जाऊंगा, आपको मुझे मेरे हक का पैसा देना पड़ेगा। सेठ बोला, चल जा, जो करना है कर ले, तुझे मैं 1 पैसा नहीं देने वाला। रघु थाने पर पहुंचा और सारी बात बताई। फिर वहाँ सेठ मुंशीधर को बुलाया गया। थाने के अध्यक्ष ने सेठ से पूछा, क्यों मुंशीधर साहब, इसने जो जमीन गिरवी रखी है उसका पैसा आप इसको क्यों नहीं दे रहे? सेठ बोला, साहब ये झूठ बोल रहा है, इसने अपनी जमीन गिरवी नहीं रखी बल्कि 40,000 रुपए में मुझे बेच दी है और वो 40,000 मैं इसे दे चुका हूँ।
अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये लो, कागज देख लो, इस पर इसने अंगूठा भी लगाया है। थाने के अध्यक्ष ने कागज देखे और रघु को वहां से भगा दिया। रघु बेचारा रोता हुआ अपने घर वापस लौट आया। उसने रोते रोते सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी बीवी रोते हुए बोली, अब क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे, हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी रघु बोला, तुम चिंता मत करो, मैं उस मुंशीधर पर धोखाधड़ी का मुकदमा करूंगा। और ये कहते कहते वो बाहर चला गया। जब वो शाम को घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी बीवी और दोनों बच्चे घर के अंदर फंदे से लटके हुए थे और उनकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर रघु जोर जोर से चिल्लाने लगा और अंत में उसने भी हार मान ली और जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसके कुछ सालों बाद सेठ मुंशीधर ने उसी घर को तोड़कर एक बड़ी हवेली बनवाई और अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगा। करीब 1 महीने बाद उन सब की भी मौत हो चुकी थी। काफी लोग जो रात को उस रास्ते से गए वो या तो मारे गए या बुरी तरह से घायल मिले। तब से वो घर बंद है और रात को कभी कोई उस रास्ते से नहीं जाता। लोग कहते हैं कि रघु की आत्मा आज भी उस घर में रहती है। आज तक जो भी अंधेरा होने के बाद उधर गया सही सलामत कभी वापस नहीं लौटा। तब मैंने संदीप से कहा, भाई कहानी तो काफी अच्छी है, लेकिन अफसोस ये सिर्फ कहानी है, कोई सच नहीं है। संदीप बोला, यार तुझे विश्वास नहीं होता ना तो तू एक रात को वहां जाकर खुद ही देख ले। मैंने कहा, हाँ अब तो जाना ही पड़ेगा। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरा चैनल नया है, अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा और अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। संदीप अपने घर की ओर चला गया था और मैं अपने घर पर पहुंचकर बस यही सोच रहा था कि क्या ये बात सही है, क्या सच में वहाँ पर कोई आत्मा रहती है, और अगर ऐसा है तो एक नया कंटेंट मिल गया वीडियो शूट करने के लिए। फिर मैं सो गया। अगले दिन मैंने कुछ लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि हाँ वहाँ सच में ऐसी घटनाएं हुई है। फिर अगले दिन मैंने अपने 3 दोस्त राघव, अमन और समर को बुलाया और सारी बात उन्हें बताई और मैंने उनसे कहा, यार क्यों ना हम लोग रात को वहाँ ब्लॉगिंग करने के लिए जाए। समर ने कहा, अरे भाई वहाँ जाना ना खतरे से खाली नहीं होगा। मैंने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू पागल मत बन, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। अमन और राघव ने भी कहा, हाँ भाई चल, एक नया टॉपिक मिला है ब्लॉगिंग करने के लिए। तो मैंने भी कहा, ठीक है, कल रात को हम सब वहाँ चलेंगे, इसीलिए सब लोग तैयार रहना। सबने कहा ठीक है। अगली सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गया और सारे कैमरों के सेटअप तैयार कर लिए। लगभग 10 बजे मेरा सारा काम हो गया था। तब मैंने सोचा कि लाओ जरा मैं लोगों से उस जगह के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेता हूँ। मैंने कई लोगों से पूछा और सभी ने यही कहा कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मैंने सभी की बातों को नजरअंदाज किया और अपने घर चला आया। रात को लगभग 8 बजे सब लोग मेरे घर पर जमा हुए। हमने चाय नाश्ता किया और करीब 9 बजे हम वहाँ से निकल गए। जब हम लोग उस भयानक जंगल के करीब पहुँचे तो लगभग 10:30 बज रहे थे। तभी समर बोला, भाई मैं अब भी कह रहा हूँ चलना, वापस लौट चलते हैं। तब हम सब लोग उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, जा, अगर तेरे को जाना है ना तू जा, तुझे इतना ही डर लग रहा है ना, तू चला जा। फिर समर भी घबराते हुए हम लोगों के साथ धीरे धीरे जंगल की ओर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक जंगल में बहुत ही ज्यादा कोहरा छाने लगा। धीरे धीरे वो कोहरा घना होता जा रहा था। लगभग 10 मिनट के अंदर वो कोहरा इतना ज्यादा घना हो गया कि हमें सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम चारों एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे, बस एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे थे। तब मैंने उन लोगों से कहा, एक काम करो, हम सब लोग यही रुक जाते हैं क्योंकि आगे जाना अभी तो मुमकिन नहीं है।
लगभग 1 घंटे तक कोहरा नहीं छटा, बल्कि और ज्यादा घना हो गया। तभी अमन ने कहा, भाई अब तो मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर मैंने भी सोचा, इतने कोहरे में हम आखिर ब्लॉगिंग करेंगे भी कैसे? तो मैंने भी उनसे कह दिया, चलो फिर चलते हैं। हम लोगों ने अपनी गाड़ी घुमाई और धीरे धीरे अपनी बाइक से आगे चलने लगे। तभी मुझे एक अजीब सी चीज महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बाइक के पीछे कोई बैठा है, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक मेरी बाइक से मेरा कंट्रोल खो गया और बाइक झटके से गिर गई। मुझे बहुत चोट लगी। मैंने जोर जोर से सबको आवाज लगाई, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। ठंड के दिनों में भी मुझे पसीने आने लगे थे। मैंने चारों तरफ देखा, अपने दोस्तों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोहरा इतना घना था कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। मेरे दोस्त न जाने कहाँ चले गए थे। मैंने उन्हें बहुत आवाज दी, पर मुझे वापस कोई आवाज सुनाई नहीं दी। थोड़ी देर बाद कोहरा थोड़ा हटा तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा मकान है और देखने में वो किसी महल से कम नहीं लग रहा था। मैंने सोचा, हमने तो गाड़ी जंगल के बाहर की ओर मोड़ी थी, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया और बाकी सब लोग कहाँ गए? मैं डर के मारे कांप रहा था। मैं वहां से भागने लगा, लेकिन मुझे बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा, शायद मेरे दोस्तों की बात सही थी और शायद उन सब लोगों की बात भी सही थी जिन्होंने कहा था कि इस जंगल में नहीं जाना चाहिए। आज की रात शायद मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैं रोने लग गया था। तभी उस घर के अंदर से मुझे अमन की आवाज सुनाई दी, मुझे बचा ले भाई, मैं घर के अंदर हूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचा ले। मैं दौड़कर घर के अंदर गया और अमन को ढूंढने लगा। उसे ढूंढते ढूंढते मेरी नजर उस घर के कमरे पर पड़ी जिसमें रोशनी जल रही थी। मैं दौड़कर वहां गया और उस कमरे का दरवाजा खोला, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि कमरे में कुछ लोगों की लाशें पड़ी हुई है, जिसे एक आदमी कुल्हाड़ी से काट रहा है, और एक बच्ची बैठी है जो उनके खून को पी रही है, और एक महिला भी थी जो उन सभी की आंतों को निकालकर उन्हें चूल्हे पर पका रही थी। ये सब देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मेरा दिमाग घूम गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहां से जान बचाकर भागने लगा, लेकिन मैं जहां भी जाता मैं घूम फिर कर वापस उसी कमरे के पास आ जाता। अब मेरी धड़कनें बढ़ने लगी थी। तभी अचानक किसी ने उठाकर मुझे जोरदार फेंक दिया और मैं जाकर एक मेज से टकराया और घायल हो गया। मेरे सिर पर बहुत चोट आई और मैं लगभग बेहोश होने लगा। तभी मैंने देखा कि वो कुल्हाड़ी वाला आदमी मेरी तरफ कुल्हाड़ी लेकर आ रहा है। मैं भागना चाह रहा था, लेकिन मैं उठ भी नहीं पा रहा था। तभी उसने मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। मैं दर्द से चिल्लाने लगा। वो मुझे काटता गया और फिर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा खड़े हैं और मैं अस्पताल के एक बेड पर लेटा हूं। जब मैंने उठने की कोशिश की तो मैंने पाया कि मेरा दाहिना हाथ नहीं था। मैं चौंक गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने देखा मेरे सारे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। मैंने पापा से पूछा, मैं कहाँ हूँ पापा? मम्मी, ये सब क्या हुआ? मेरे दोस्त कहाँ है? मेरी बाइक कहाँ गई? तभी मेरे पापा जोर जोर से रोने लगे और चिल्लाने लगे, मेरे बेटे तू बच गया। मेरी मम्मी भी खुशी के मारे पागल हो गई। सभी डॉक्टर्स वहां आ गए
एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। मेरी मम्मी ने सारे अस्पताल में मिठाइयां बांटी। तभी संदीप आया और वो मुझे गले लगाकर रोने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने उससे पूछा, भाई सच सच बता, क्या हुआ है? तब संदीप बोला, मेरे भाई, तू 3 साल से कोमा में था। तू घायल होकर शहर में पड़ा मिला था। तुझे किसी ने कुल्हाड़ी से मारा था, तेरी आंतें तक निकाल दी थी। तेरा हाथ तेरे बेडरूम में मिला। हमें तो कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हुआ। तेरे सारे दोस्तों ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और तेरी बाइक भी तेरे बाथरूम में मिली। ये सब सुनकर मैं स्तब्ध हो गया। आखिर ये कैसे हो सकता है? तभी संदीप ने मुझसे पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कहाँ गए थे तुम लोग? मैंने उसे कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा। मैंने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। कुछ दिनों बाद जब मैं ठीक होकर घर वापस लौटा तो मैंने एक तांत्रिक बाबा से मुलाकात की और मैंने उन तांत्रिक बाबा से ये सारी घटना कही। तांत्रिक बाबा ने अपनी शक्तियों से सब कुछ देखा। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, जिस घर की तुम बात कर रहे हो ना बेटा, वो घर वहां कभी था ही नहीं। वो वही रघु की जमीन थी। वो रघु और उसके परिवार की आत्माएं हैं जो आज भी वहीं भटकती हैं। उस आत्मा ने ही तुम्हारी ये हालत की है। तुम उस घर में गए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी बेटा। उसके बाद वो तांत्रिक बाबा वहां से चले गए। मैं अपने मन में सोचने लगा कि मैं कैसे बच गया, मैं नहीं जानता। उसके बाद मैं भी वहां से चला आया। आज उस बात को 5 साल बीत गए हैं, लेकिन अब भी मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं रात को सो भी नहीं पाता। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत मना किया था, लेकिन मेरी वजह से मेरे दोस्तों की जान चली गई। अपने दोस्तों की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। इस बात को जानते हुए भी मैं कैसे जी रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी आत्मा ही जानती है। आज भी जब मैं उस भयानक जंगल के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा चैनल नया है और अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ऐसी ही और भी भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।